भारत भर में 5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। जो 14 साल का लड़का था उसका हैंड्स का ट्रांसप्लांट एक पुणे का 31 साल के प्रकाश ने बताया कि सर मैंने थंब वहाँ पे डाला, बायोमेट्रिक चेंज हो गई। हमारे माध्यम से अभी तक कुल 1260 ऑर्गन्स एंड टिश्यू के डोनेशंस हुए हैं और उनकी वजह से 1158 लोगों को नया जीवन मिला है और उसका लाभ केवल सूरत और गुजरात और देश के लोगों को नहीं, विदेश के लोगों को भी उनका जो रिसिपिएंट है उनको हार्ट ट्रांसप्लांट करके हार्ट का ब्लड सप्लाई शुरू करना, ये समय 4 घंटे का होता है। तो एक एक मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है कि सूरत सिटी पुलिस ने अभी तक 125 ग्रीन कॉरिडोर बनाए हैं। देश में शायद सबसे ज्यादा ग्रीन कॉरिडोर सूरत की पुलिस ने बनाया है। 17 तारीख को गणेश विसर्जन था, सूरत शहर पुलिस ने उस समय 5 ग्रीन कॉरिडोर एक ही दिन में बनाए और 11 ऑर्गन सूरत से देश के अलग अलग शहरों में और राज्यों में भेजे। पहले लोग जल्लाद करके बुलाते थे, आज आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे सूरत का ही हृदय आज यूक्रेन में धड़क रहा है। एक ही मिशन लेके चल रहे हैं कि देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु समयसर अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। अगर आपकी एक आँख है, 2 हाथ है, एक हार्ट है, लीवर है, किडनी है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि या तो आपको न करे ऐसा हो कि ये अंगों की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके ये अंगों की ज़रूरत किसी और को पड़ सकती है। क्योंकि भारत के अंदर एक इंसान ऐसा है, जिसने ऑर्गन डोनेशन की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। ऑर्गन डोनेशन क्यों करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? क्या प्रोसीजर है? ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ सूरत से डोनेट लाइफ ऑर्गेनाइजेशन से नीलेश भाई मंडलेवाला आए हैं। बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन मेरा उनके साथ हुआ है। तो ये पॉडकास्ट एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ बदल सकता है। इनसे ही इंटरव्यू में ये पूरे पॉडकास्ट में मैंने जाना, भारत भर में 5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो आप देखिएगा कि ये पॉडकास्ट आप या हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे इंडियन है या ह्यूमन है, उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। नीलेश भाई, सुरतीस के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप सुरतीस के इस पॉडकास्ट में आए, आपका कीमती समय देने जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑर्गन डोनेशन को लेके अभी तक के जो फैक्ट्स, फिगर्स, लोगों की मान्यता, आपके एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं। तो हमारी ऑडियंस भारत, गुजरात, सूरत, ये सबकी ओर से मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। नीलेश भाई, कैसा लग रहा है? केवल भाई, मैं जो पहले तो सूरतीस का आभारी हूँ कि जिन्होंने आज ये मौका दिया और ये मेरा पहला ही पॉडकास्ट है। बहुत से इंटरव्यू दिए हैं लेकिन ये पॉडकास्ट मेरा पहला ही है और आज बहुत सारी बातें भी होगी कि जो ऑर्गन डोनेशंस के बारे में जो समाज में जो भी बातें चल रही है, आज ऑर्गन डोनेशंस की क्यों ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि लोगों को, पूरे देश के लोगों को ये जो हम आज जो बातचीत करेंगे वो बहुत ही मायने रखेगी और बहुत ही उपयोगी भी होगी, मेरा ऐसा मानना है। आपकी जो संस्था है डोनेट लाइफ के थ्रू आपने क्या किया? पैसे कमाया या फिर दुआ कमाई? केवल भाई, पैसा तो हर एक आदमी कमाता है। पैसे की ज़रूरत क्यों है? पैसा ज़रूरी है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आप ये देखो, पैसे से आप क्या चीज़ खरीद सकते हो? पैसे से आप भौतिक सुख संपत्ति सब खरीद सकते हो
लेकिन पैसे से शांति, प्रेम नहीं खरीद सकते हो। हमने जो पाया है, वो जो सुख पाया है, जो प्रेम पाया है, जो शांति पाई है, तो लोगों को जो ऑर्गन फेल्योर जो पेशेंट है उनको और उनके परिवार के चेहरे पे जो खुशी लाई है, वो सब हमने पाया है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। हमने जो पाया है वो ऑर्गन फेल्योर पेशेंट और उनके परिवार के चेहरे पे जो खुशी आई है, वो खुशी हमने पाई है। और वही जीवन में सब कुछ है। पैसा आज है, कल चला जाएगा, लेकिन जो हमने पाया है वो कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतिहास बन चुका है। नीलेश भाई, कोई ऐसा वाकया या कुछ ऐसा इंसिडेंट बताए, जैसे कि आपने अभी ही बात की है कि ये नेक काम जो है उसमें जो खुशी मिलती है, खुशी ही बहुत बड़ी चीज़ है। कोई ऐसा वाकया, एक ऐसा इंसिडेंट जो अभी तक डोनेट लाइफ की जर्नी में नीलेश मंडलेवाला को हुआ हो कि इससे बड़ी खुशी कोई और ही हो ही नहीं सकती है, कोई ऐसा वाकया? प्योर भाई, अभी तक हमने 1260 ऑर्गन एंड टिश्यू के डोनेशन से 20 साल में कराए हैं। हर एक कैडेवर ऑर्गन डोनेशंस की जो स्टोरी है वो हमारे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि जो परिवार ने अंगदान किया है ऐसे समय पे किया है कि जब ये परिवार में रुदन है, आक्रण है, और खुद के स्वजन के अंगदान करवाना बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ही हमारे कोई पड़ोसी के यहाँ कुछ लेने के लिए जाएंगे तो वो मना कर देगा, लेकिन ये तो ऑर्गन की डोनेशंस की बात होती है, और ऑर्गन डोनेशंस करवाना और लोगों को नया जीवन देना वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से ऐसे वाक़या है कि जो हमारे दिल के बहुत ही करीब है। हर एक जो हमने ये 20 साल में जितने भी ऑर्गन डोनेशंस कराए हैं वो हमारे दिल के बहुत ही करीब है। लेकिन मैं 2-4 का आपको एग्जांपल्स दूंगा। ये जो है, पहला जो हमने 2006 में किडनी का दान करवाया था, वो गुजरात का पहला इंटरसिटी कैडेवर डोनेशन था, और वो जो था सूरत के असक्ताश्रम अस्पताल में हमारे शहर के न्यूरो सर्जन डॉक्टर अशोक भाई पटेल ने, जगदीश भाई शाह नाम के एक 57 वर्षीय व्यक्ति थे, उनको ब्रेन डेड घोषित किया था, और जगदीश भाई के धर्मपत्नी ज्योतिबेन और उनके परिवार को हमने ऑर्गन डोनेशंस की बात की, ऑर्गन डोनेशंस के बारे में समझाया। शुरुआत में तो थोड़ा कठिन था, लेकिन वो भी एक दिव्य आत्मा थी, तो इसीलिए उनके परिवार ने ऑर्गन डोनेशंस के लिए आप कहीं, और वो गुजरात का पहला इंटरसिटी कैडेवर डोनेशंस की ये शुरुआत हुई। और ऐसा हम कह सकते हैं कि गुजरात में अंगदान की प्रवृत्ति का बीज जनवरी 2006 में सूरत से बोया गया। ये जो पहली घटना बहुत ही हमारे दिल से करीब है, क्योंकि ये शुरुआत थी। उसी हिसाब से 2006 में एक राजू गोहिल नाम का 24 साल के लड़के का लीवर का डोनेशन हुआ। गुजरात में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा ही नहीं थी। मैं गुजरात नहीं, पूरे देश में उस समय 4 से 5 अस्पताल में ही लीवर का ट्रांसप्लांट हो रहा था, और उस समय किडनी के साथ लीवर का डोनेशन करवाना बहुत बड़ी बात थी। और हमने सूरत के स्मीमेर अस्पताल से ये लीवर का, राजू गोहिल का किडनी के साथ लीवर का भी डोनेशंस करवाया। वो गुजरात का पहला लीवर का डोनेशंस था, और गुजरात से दूसरे राज्य में भेजा गया वो भी पहला ही लीवर था। उसी तरह हमने मई 2006 में सूरत के एक एडवोकेट है जसवंत भाई पटेल, उनके 4.5 साल के बच्चे का ऑर्गन के डोनेशंस करवाए। 4.5, ये 2006 की मैं बात करता हूँ। उस समय ऑर्गन डोनेशंस तो देश में हो ही नहीं रहा था, और ऐसे समय बच्चों के ऑर्गन का डोनेशन करवाना, पीडियाट्रिक ऑर्गन डोनेशन करवाना, वो बहुत बड़ी बात थी। और उस समय हमने परम पूज्य प्रमुख स्वामी के आशीर्वाद से ये ऑर्गन के डोनेशंस करवाए थे 2006 में। फिर 2000 मैं इसमें आपको बीच में रोकना चाहूँगा।
बहुत सारे ऐसे वाक़ये है ही और होंगे ही। लेकिन आपके माइंड में ये सोच आनी कि बहुत सारे आज ट्रस्ट हैं, कुछ एजुकेशन ट्रस्ट है, कुछ समझ लीजिए योगा के ट्रस्ट है, कुछ ये है, वो है, बहुत सारे भारत में ट्रस्ट चल रहे हैं। लेकिन ऑर्गन डोनेशन के लिए आपका माइंडसेट रेडी करना, कोई ऐसा इंसिडेंट होगा, कुछ ऐसी सोच होगी, क्यों ऑर्गन डोनेशन ही? जिसके अंदर आपने इतना एफर्ट्स दिए, 20 साल दिए अपनी लाइफ के। कुछ बताएँगे इसके बारे में? केवल भाई, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई हादसा होता है जो अपनी पूरी जीवन को बदल देता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हादसा बना था। 97 में मेरे पिताजी की किडनी खराब हो गई थी और हमने मुंबई में उनका इलाज करवाया था। डॉक्टर भरत भाई साहब उनको देख रहे थे। फिर 2004 में डॉक्टर भरत भाई ने बताया कि नीलेश भाई, अभी आपके पिताजी की दोनों किडनी, जो हमने किडनी के अंदर जो स्टेंट रखा था, जो एंजियोप्लास्टी की थी किडनी की, वो अभी खराब हो गया है। अभी आपके पास दो रास्ते हैं, या तो डायलिसिस कराओ या तो ट्रांसप्लांट कराओ। उस समय मेरे पिताजी की उम्र थी 70 साल की। हमने भी हमारे पिताजी को हमारी एक किडनी देने की बात की कि जिससे उसका ट्रांसप्लांट हो सके, लेकिन मेरे पिताजी ने मना किया। मेरे और मेरे भाई ने दोनों ने बात की थी, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, आपकी उम्र छोटी है, आपके बेटे छोटे हैं और परिवार की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है, तो मैं डायलिसिस के ऊपर रहूँगा। मैं मेरे पिताजी को लेके हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल जाता था। तो मैं देखता था कि वहाँ पे बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस करवा रहे थे और कई लोग ऐसे थे कि बहुत सामान्य परिवार के लोग भी डायलिसिस करवा रहे थे। डायलिसिस की जो पीड़ा थी वो हमने भी देखी थी। डायलिसिस वाला जो व्यक्ति है उनको लाइफ मिलती है, लेकिन उनकी लाइफ जो होती है वो क्वांटिटी लाइफ होती है, उनको क्वालिटी लाइफ नहीं मिलती है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार जाना, 4 घंटे डायलिसिस करवाना, खाने पीने पे भी रिस्ट्रिक्शन, ये सब, और बुखार आना, ये सब क्रैम्प्स आना, ये सब चीज़ें सब सामान्य होती थी। तो और परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है, तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? ये थॉट मेरे मन में उस समय आता रहता था, लेकिन आगे कार्य कैसे करना उसकी दिशा नहीं मिलती थी। 2004-5 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था। उस समय बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती थी, तो ऐसी एक मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनूभाई शाह के साथ हुई और उनके साथ किडनी के बारे में बहुत से हमारी चर्चा हुई। तो चिनूभाई ने कहा कि नीलेश भाई, आप किडनी के बारे में इतना सब जानते हो, इतना सब करना चाहते हो, तो आप हमारी संस्था के साथ जुड़ो। 2 अप्रैल 2005 में उन्होंने मुझे उनके जो इंडिया रिनल फाउंडेशन नाम की संस्था थी, उनकी एडवाइजरी बोर्ड में लिया। लेकिन उनकी संस्था जो काम कर रही थी वो प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रही थी। मैंने भी शुरुआत में प्रिवेंशन के ऊपर ही काम करना शुरू किया, लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी प्रिवेंशन के ऊपर हर एक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो जिसका ऑर्गन्स किडनी खराब हो रही है उनको नया जीवन, परिवार में से कोई नहीं दे सकता है, तो उनको नया जीवन कैसे मिलेगा? तो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने रिसर्च किया कि ऑर्गन डोनेशन कौन कर सकता है, कैसे होता है। तो मैंने पाया कि हमारे देश में 94 में लॉ बना था, होटा, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, होटा। तो उसके अंदर हम लोग जो ब्रेन डेड व्यक्ति है उनके ऑर्गन्स का डोनेशन करवा सकते हैं। तो ब्रेन डेड पेशेंट कहाँ पे होंगे? ब्रेन डेड पेशेंट होंगे आईसीयू में होंगे। तो मैंने सूरत शहर के हर एक आईसीयू का संपर्क करना शुरू किया कि ऐसा कोई ब्रेन डेड केस आता है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। सूरत शहर के न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन का संपर्क करना शुरू किया कि ऐसा कोई ब्रेन डेड केस आता है तो उसको हमें संपर्क कीजिए। और उनके साथ में मैंने समाज में अंगदान की जनजागृति फैलाने का कार्य भी शुरू किया, क्योंकि समाज में
उस समय लोगों को ब्रेन डेड यानी क्या, कौन से ऑर्गन्स का डोनेशंस हो सकता है, उनके बारे में पता नहीं था। लोगों के मन में ऑर्गन डोनेशंस के प्रति डर था, अज्ञानता थी, धार्मिक गैर मान्यता थी। उनकी जन जागृति फैलाने की भी शुरुआत की। तो मैंने 360 डिग्री काम करना शुरू किया और 12 जनवरी 2006 के दिन सूरत के अशक्त आश्रम अस्पताल में एक 57 वर्ष के जगदीश भाई शाह नाम के व्यक्ति ब्रेन डेड हुए और सूरत के न्यूरो सर्जन डॉक्टर अशोक भाई पटेल ने उनको ब्रेन डेड घोषित किया। और हमने जगदीश भाई की धर्मपत्नी ज्योतिबेन और उनके परिवारजनों को ऑर्गन डोनेशंस के बारे में राजी किया और वो ऑर्गन डोनेशंस करवाया। वो गुजरात का पहला इंटरसिटी कैडेवर डोनेशन था और सूरत से किडनी का दान किया गया। सूरत में किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी ही नहीं थी और वो किडनी का ट्रांसप्लांट अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज और रिसर्च सेंटर में किया गया। बस जर्नी की वहाँ से ये शुरुआत हुई। आपने कुछ बताया ब्रेन डेड, ये ब्रेन डेड क्या होता है, क्या कंडीशंस रहती है और ब्रेन डेड कब घोषित किया जाता है कि ये पेशेंट है वो ब्रेन डेड है? और एक और चीज़, क्या ब्रेन डेड इज इक्वल टू कॉमा? मैं आपको बताना चाहूँ, पहले लोग ऐसा मानते थे कि व्यक्ति का हृदय बंद हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो गई है, नेचुरल डेथ हो। बिल्कुल। हृदय बंद हो जाता है तो हम मानते थे कि भाई व्यक्ति उसकी डेथ हो गई है। लेकिन जो मैंने बताया कि जो कायदा की परिभाषा में फेरफार हुआ कि जो व्यक्ति ब्रेन डेड है वो मरा हुआ ही है। अच्छा। ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। उनका शरीर है, हृदय बंद है तो मृत्यु है ही, लेकिन अगर ब्रेन भी बंद है तो मृत्यु। ब्रेन उसका मर गया है तो ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। उनकी शरीर है लेकिन उसकी आत्मा चली गई है। लेकिन वो व्यक्ति वेंटिलेटर के ऊपर है, आईसीयू में है। हम देख सकते हैं कि उसका हृदय धड़क रहा है, वो सांस ले रहा है, लेकिन उनका हृदय क्यों धड़क रहा है कि वेंटिलेटर के माध्यम से उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है और दवाई के माध्यम से उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है। जो व्यक्ति ब्रेन डेड है उनकी खुद की सांसें नहीं है और ब्रेन डेड घोषित करने के लिए हर एक अस्पताल में ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेरेशन कमेटी होती है। उसमें 4 डॉक्टर की कमेटी होती है। उसमें न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, जो ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं, ऐसे अलग अलग लोगों की एक कमेटी होती है। वो उनका एपनिया टेस्ट करते हैं। पहले क्लिनिकली उसका देखते हैं कि उसकी डॉल्साई मूवमेंट है कि नहीं है। उसको स्टिमुलेट करके देखते हैं कि भाई कुछ इधर चींटी भरते हैं तो भाई कुछ उसका रिएक्शन आता है कि नहीं आता है। कफ रिफ्लेक्स देखते हैं, कैलोरिक टेस्ट देखते हैं। वो अलग अलग उनके टेस्ट है। वो क्लिनिकली उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं। क्लिनिकली ब्रेन डेड है तो फिर एपनिया टेस्ट करते हैं। एपनिया टेस्ट में जब पहला एपनिया टेस्ट किया हुआ 6 घंटे के बाद में दूसरा एपनिया टेस्ट किया एडल्ट के अंदर, और दोनों एपनिया टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको ब्रेन डेड का लेबल लगता है। जो एडल्ट है, जो 18 साल की उम्र के जो लोग हैं, उसको 6 घंटे में 2 बार करना होता है। 12 से 18 साल की उम्र का है उसको 12 घंटे में 2 बार एपनिया टेस्ट करना पड़ता है। और 1 साल से 12 साल के जो है वो 24 घंटे में 2 बार एपनिया टेस्ट करना होता है। जब ये दोनों एपनिया टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको ब्रेन डेड का लेबल लगता है। ब्रेन डेड होने की वजह क्या है? ब्रेन डेड होने की वजह है रोड एक्सीडेंट होता है। रोड एक्सीडेंट में हेड इंजरी होती है और छोटा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तभी उसको जो ये अलग अलग टेस्ट करके उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर, या तो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वो ब्रेन डेड डिक्लेयर होते हैं। जो ब्रेन डेड है, मैंने आगे भी आपको बताया कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं आ सकता है। और जो आपने कोमा का बताया, कोमा और ब्रेन डेड वो दोनों चीज अलग है। कोमा वाला व्यक्ति ब्रेन डेड नहीं है। कोमा वाला व्यक्ति वापस आ सकता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन ब्रेन डेड है तो मरा हुआ ही है। और ऐसे व्यक्ति के ऑर्गन्स के डोनेशंस होते हैं। और हमारे गुजरात में तो लॉ के अंदर भी आया है कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ।
अब जो सेकंड एपनिया टेस्ट होता है और उसके अंदर जो टाइमिंग होता है वो उसका मृत्यु का समय है, वो हमारे लॉ में लिख के ही आया। मुझे ये जाननी है कि क्या ऑर्गन डोनेट सिर्फ ब्रेन डेड पर्सन ही कर सकता है? आम मौत जिसकी होती है, क्या वो ऑर्गन्स, वो पेशेंट के ऑर्गन्स डोनेट नहीं किए जा सकते हैं? मैं आपको क्योर भाई बताना चाहूँगा कि हमारे जो दो तरीके से ऑर्गन्स में होते हैं, एक हमारे सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं। जी। सॉलिड ऑर्गन्स में क्या आता है? किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये सब हमारे सॉलिड ऑर्गन्स है। उनका डोनेशंस ब्रेन डेड के अंदर ही होता है। जो हमारा टिश्यूज है, कॉर्निया है, स्किन है, बोन्स है, हार्ट वाल्स है, ब्लड वेसल्स है, ये सब का डोनेशंस नेचुरल डेथ में भी होता है और ब्रेन डेड में भी होता है। तो ब्रेन डेड में हमारे सॉलिड ऑर्गन्स के साथ में हम टिश्यू का दान भी कर सकते हैं, और जो हमारे नेचुरल डेथ है उसमें केवल टिश्यू का डोनेशंस होता है। ब्रेन डेड के अंदर अभी तक ऐसा था कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका ही डोनेशंस होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अभी देश में हैंड्स का डोनेशंस भी शुरू हुआ है, और हमारी संस्था डोनेट लाइफ के माध्यम से हैंड्स का डोनेशन जो करवाए हैं उसमें 2021 में एक धार्मिक काकड़िया नाम का 14 साल का लड़का था, उस समय वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के हैंड्स डोनेशन की वो पहली घटना थी। लेकिन अभी हमने 17 सितंबर 2024 को एक 9 साल की रिया बॉबी मिस्ट्री नाम की 9 साल की लड़की है, बच्ची है, उनके दूसरे ऑर्गन्स के साथ में उसका हैंड का भी डोनेशंस कराया। और जब भी हमने पूरा इंटरनेट पे सर्च किया, जो मेडिकल जर्नल्स में सर्च किया, एआई पे सर्च किया, तो मालूम पड़ा कि रिया पूरे वर्ल्ड में देश में सबसे कम उम्र की बच्ची है जिसका हैंड का डोनेशंस हुआ है। पूरे वर्ल्ड में या देश में? पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में हमने जो इंटरनेट पे सर्च किया, हाँ, मेडिकल जर्नल्स में सर्च किया और एआई पे सर्च किया, हाँ, तो हम जो ये लिखते हैं सबसे कम उम्र में अपने हाथों को डोनेट करने वाली पहली बच्ची है वर्ल्ड में पहली बच्ची है। क्या बात है। अब मुझे थोड़ा इसमें भी थोड़ा एक कंफ्यूजन है कि सर आपके हाथ है, पैर है, या फिर मुंह, ये जबड़ा ले लो, ये आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। हाथ क्या करेगा वो डिसाइड करता है आपका ब्रेन। अब जब हाथ ट्रांसप्लांट होते हैं तो ये हाथों को वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो रिसिपिएंट है उसके ब्रेन के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, या फिर उसे किस तरीके से ये, मतलब पहले ये हाथ किसी और के इशारे पे चल रहा था, अब यही हाथ किसी और के इशारे पे चलेगा, ये कैसे पॉसिबल है सर? क्यूर भाई, आपका जो प्रश्न है वो मेडिकल है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। 2021 में हमने 21 और 22 में 2 हैंड्स का डोनेशंस कराया था। एक जो हैंड्स का डोनेशन था, जो मैंने आगे बताया, जो 14 साल का लड़का था, उसका हैंड्स का ट्रांसप्लांट एक पुणे का 31 साल के लड़के में हुआ था। और 2022 में हमने जो एक हैंड्स का डोनेशंस कराया था वो औरंगाबाद की एक महिला है 35 साल की, उसमें हुआ था 67 इयर्स मेल के। अभी हम लोग कंटिन्यूस उनके साथ में औरंगाबाद की औरत में मेल के हैंड्स 67 इयर्स के। अभी वो महिला के साथ हम बात करते तो उसके शरीर के ऊपर जो हाथ लगा था पुरुष का, वो जो बाल है वो सब बात निकल गए। क्या बात? तो वो चेंजेस आ गया है। तो ये कैसे होता है वो सब रिसर्च की बातें होती है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये होता है। और ये दोनों ने अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ मई महीने में, उन्होंने दोनों ने वही हाथ से वोट डाले। जब भी मैंने उनके साथ में बातचीत की तो उन्होंने मुझे उनके फोटोग्राफ भेजे कि सर हमने आज धार्मिक और जो कन्हूभाई जो डोनेट किए गए हाथ थे उनके हाथ से हमने वोट डाले।
दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्रकाश सेलार नाम का एक जो लड़का है, उसमें धार्मिक का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। ओके। हम लोग उनके साथ में कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि हमें एक सक्सेस स्टोरी भी दिखानी है कि ट्रांसप्लांट के बाद में लाइफ क्या है। जी। क्योंकि आज लोगों को ऐसा लगता है कि हैंड्स ट्रांसप्लांट हो गए, वो सक्सेस हो गए या नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो डेवलपमेंट होता है, जो पूरी नस जोड़ी जाती है, उसका डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे होता है। हर रोज का 1 मिलीमीटर जितना इनका प्रोग्रेस होता है, जो भी ये हैंड्स का ट्रांसप्लांट होता है, और रेगुलर फिजियोथेरापी ये सब करनी होती है। तो हम लोग उनके साथ में बातचीत करते हैं कि भाई आप लोग रेगुलर फॉलोअप करवाते हो, दवाई लेते हो, फिजियोथेरापी करवाते हो, नहीं करवाते हो। तभी 2-3 महीने पहले हमें एक चीज़ ध्यान में आई। जी। वो प्रकाश ने बताया कि सर, मेरा बायोमेट्रिक्स है ना, वो धार्मिक के साथ मैच हो गया है। तो मैंने उसको पूछा, मैं समझा नहीं। तो बोला, सर मैं जब भी मेरा पहला जो आधार कार्ड करवाया था, तो मेरा फिंगर था, थंब का इम्प्रेशन मेरी थी। और फिर क्योंकि अभी तो मेरे हाथ धार्मिक के हो गए हैं, तो मैं 1 साल पहले वहाँ पे वापस गया था और मैंने ये दिया था, तो मेरा कुछ डिटेल्स आ नहीं रहा था। तो अभी मैं वापस गया और मेरा धार्मिक का, अभी तो मेरा हाथ हो गया, लेकिन वो हाथ तो धार्मिक का है। तो मैंने थंब वहाँ पे डाला, तो अभी पूरा मेरा ही पूरी डिटेल्स, बायोमेट्रिक चेंज हो गई। बायोमेट्रिक चेंज हो गई है। तो क्या? हमारी अभी दिल्ली में एक मीटिंग थी, तो उसके अंदर भी मैंने जो एम्स के डॉक्टर्स थे, उनके साथ में मैंने ये प्रश्न उन लोगों को भी पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो नॉन मेडिकल है, लेकिन ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक रिसर्च का सवाल है और ये क्वालिटी लाइफ जी रहा है। आज की तारीख में प्रकाश जो है, वो अपना जो एक्टिवा है ना, 3 व्हील वाला एक्टिवा उन्होंने बना दिया है, वो एक्टिवा आज चला रहा है। और जो अनीता है, जो लड़की में ट्रांसप्लांट हुआ था, आज वो रसोई बना रही है, रोटी पका रही है, सब कर रही है। तो देख के बहुत खुशी होती है। उसमें फील वगैरह होता है? हाँ, आराम से। जब भी हमने इधर हमारे यहाँ सूरत में उन लोगों को दोनों को इनवाइट किया था काइट फेस्टिवल के अंदर, तो उसी हाथ से उन लोगों ने काइट उड़ाई थी, और जो लोग आए थे वो लोग ने उनके हाथ में सेकंड कर रहे थे। वो उस दिन सेलिब्रिटी थे, प्रकाश और अनीता दोनों सेलिब्रिटी थे उस दिन, क्योंकि लोगों को ऐसा ही था कि हाथ का कैसा फील आएगा। तो सेकंड करके वो लोग बता रहे थे कि उसका पावर आता है कि नहीं आता है। तो सबने बोला कि सर पावर बराबर आ रहा है। तो ये सब बहुत सक्सेस है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स हम देख नहीं सकते, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग, पैनक्रियास हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सटर्नल है, जो हैंड से एक्सटर्नल है, उसको हम फील कर सकते हैं। बिल्कुल। जब भी अनीता के हाथ को कन्नू भाई के बेटे ने छुआ और अनीता ने कन्नू भाई के बेटे के सर पे हाथ रखा, तो मैंने अनीता कन्नू भाई के बेटे को पूछा कि आपको कैसे फीलिंग्स हो रही है। तो उन्होंने बताया कि सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता है। केवल भाई, आज की तारीख में ऐसी जो फीलिंग्स होती है ना, वो उसके लिए कोई शब्द होते ही नहीं। वो सिर्फ एक्सपीरियंस करना होता है। अभी आपके साथ मैं बात करूं तो मेरे अंदर एक अलग सी गूज़बम्प्स होने लगे। हाँ, वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, ऐसी बात सर, है। ऐसे कितनी दुआएं आपने ली है? वो दुआ हो तो मैं क्या बोलूं, एक से एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि भाई मैं बात करने को जाऊं ना, तो दिनों भी कम पड़े और साल भी कम पड़े। अभी तक कितने टोटल कितने लोगों का ऑर्गन डोनेशन हुआ है डोनेट लाइफ के थ्रू? हमारे माध्यम से अभी तक कुल 1260 ऑर्गन्स एंड टिश्यू के डोनेशंस हुए हैं। और उनकी वजह से 1158 लोगों को नया जीवन मिला है। और उसका लाभ केवल सूरत और गुजरात और देश के लोगों को नहीं, विदेश के लोगों को भी उसका लाभ। मैं उसके ऊपर आता हूँ। कितने लोगों ने ऑर्गन डोनेट किया है? करीबन 270 के आजू बाजू लोगों का अभी तक हम लोगों ने ऑर्गन डोनेट करवाए हैं। 270।
नीरज भाई, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि डोनेट लाइफ भारत की ऐसी पहली संस्था है जो एक्टिवली काम कर रही है ऑर्गन डोनेशन के लिए? क्या ये स्टेटमेंट सही रहेगा? क्यों भाई, ऑर्गन डोनेशंस के लिए बहुत सी संस्था काम करती है, जी लेकिन जो ज़्यादातर संस्था है वो बॉडी डोनेशन और आई डोनेशंस के अंदर कार्य करती है। जी डोनेट लाइफ एक ऐसी संस्था है कि जो ऑर्गन डोनेशंस की अवेयरनेस भी फैलाती है, ऑर्गन डोनेशंस भी करवाती है। तो ये ऐसा है कि हम एक संस्था मान सकते हैं कि डोनेट लाइफ वन ऑफ द, मैं ऐसा क्योंकि बहुत सी संस्था है, मोहन फाउंडेशन देश में कार्य कर रही है, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र पूरा अलग है और हमारा कार्यक्षेत्र पूरा अलग है। जी हम ऑर्गन डोनेशंस के अवेयरनेस के साथ में ये पूरा ऑर्गन डोनेशंस करवाना, ये ऑर्गन डोनेशन करवाना कोई एनजीओ नहीं करवाना। ओके। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। एक मान लीजिए कोई पेशेंट है, एक्सीडेंट हुआ या ब्रेन स्ट्रोक आया है और डॉक्टर ने उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर किया है। डोनेट लाइफ को वो कैसे पता चलता है कि ये हॉस्पिटल में ये पेशेंट ब्रेन डेड हुआ है? नीलेश भाई को ये कैसे पता चलता है कि पर्टिकुलर ये हॉस्पिटल के अंदर ये बंदा ब्रेन डेड है, ताकि आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू की जा सके? क्या फैमिली मेंबर बताते हैं या कोई और तरीके से आपको पता चलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्योर भाई। हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने सूरत के अलग अलग अस्पताल के अंदर ऑर्गन डोनेशंस की अंगदान जीवन दान के पोस्टर्स लगाए हैं। अंगदान क्यों जरूरी है उसके मैसेज के साथ में पोस्टर्स लगाए हैं, और उनके साथ में किसका कांटेक्ट करना चाहिए, उनका कांटेक्ट नंबर, ये सब दिया हुआ है। और वो पोस्टर्स हमने आईसीयू के जो बार है, क्योंकि कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट होगा या हेड इंजरी का पेशेंट होगा वो आईसीयू में ही होगा, तो वेटिंग में परिवार के लोग बैठते हैं, तो वो पोस्टर्स को हमेशा देखते ही है। तो वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशंस आती है। जब भी डॉक्टर परिवार को बोलते हैं कि आपका पेशेंट ब्रेन डेड है, तो परिवार भी कॉल करते हैं, या तो अस्पताल या डॉक्टर्स जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो हमें कॉल करके बताते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है। 20 साल में परिस्थिति का बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले लगातार अस्पताल या डॉक्टर्स के कॉल आते रहते थे, अभी पेशेंट के रिलेटिव्स का भी कॉल आना शुरू हुआ है कि सर हमारा पेशेंट ब्रेन डेड है और हमें डॉक्टर ने ब्रेन डेड बोला है कि आपका स्वजन ब्रेन डेड है, तो हम ऑर्गन डोनेशंस के बारे में समझना चाह के हम ऑर्गन डोनेशन करवाना चाहते हैं। और अलग अलग प्रकार से आते हैं, अलग अलग प्रकार से आते हैं। फिर क्या प्रोसीजर रहती है? एक और चीज़ है, हमारे पास एक ऑर्गन डोनर है, ठीक है, और सामने एक है रिसिपिएंट। ये दोनों को मैच कैसे किया जा सकता है और उसकी क्या प्रोसीजर रहती है? क्या रिसिपिएंट वाले डायरेक्टली डोनर से कांटेक्ट में रहते हैं या फिर दो फैमिली साथ में रह के ये समझ लीजिए कुछ डील कर लेते हैं? क्या होता है, कुछ इसके बारे में बता पाओ आप? मैं आपको ऑर्गन एलोकेशन की क्या प्रोसेस है वो पूरा बताऊं। जी। हमारे देश में जो ऑर्गन एलोकेशंस और जो अवेयरनेस की जो एक्टिविटी है वो नोटो के अंदर में चलती है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आते हैं। जी। नोटो ने हमारे पूरे देश में अलग अलग रोटो बनाए हैं, 5 रोटो बनाए यानी रीजन बनाया है, रीजन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी रोटो। जी। गुजरात आता है रोटो मुंबई के अंदर, हम रोटो मुंबई भी बोल सकते हैं या रोटो वेस्ट भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। उसके अंदर 5 स्टेट आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और उनके बाद में आता है सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। गुजरात में सोटो बना मार्च 2019 में, और नोटो करीबन 14 साल पहले देश में एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है। तो जब भी किसी को भी ट्रांसप्लांट कराना है, कोई भी ऑर्गन्स का, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, हैंड्स,
कोई भी ट्रांसप्लांट कराना है तो जो जो स्टेट में वो रहता है वो स्टेट के सोटो के अंदर रजिस्टर्ड करवा सकता है, या देश में कहीं पे भी रजिस्टर्ड करवा सकता है, कोई भी अस्पताल के अंदर। जो अस्पताल में वो नाम रजिस्टर्ड की प्रोसेस करेगा, वो अस्पताल उनका नाम वहाँ के सोटो या रोटो या ZTCC जो भी है या नोटो उसके अंदर रजिस्टर्ड करवाएगा। मैं अभी गुजरात की बात करता हूँ। समझ लो कि कोई ब्रेन डेड पेशेंट गुजरात के अंदर है, कोई आया, सूरत की बात करें कि सूरत में आज कोई ब्रेन डेड पेशेंट है, तो हमारे काउंसलिंग के बाद यदि वो राजी, परिवार वाले राजी हो जाते हैं, तो हम सोटो को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास ये ब्लड ग्रुप का पेशेंट है, उनका ब्लड ग्रुप ये है, उनका जो RFT, LFT, 2D इको, HRCT, USG सब रिपोर्ट्स हम लोग उसको भेज देते हैं और उनके बाद में बताते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स के वो लोग डोनेशंस करना चाहते हैं, उनकी उम्र क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या था, किस वजह से RTA यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, ब्रेन स्ट्रोक था, ब्रेन हेमरेज है, CT रिपोर्ट, सब कुछ उनको भेज देते हैं। तो सोटो के अंदर एक वेटिंग लिस्ट बनता है, क्योंकि अलग अलग अस्पताल में जिन्होंने भी नाम रजिस्टर्ड करवाया उनको नाम सोटो में रजिस्टर्ड करवाना है। तो सोटो उनके वेटिंग लिस्ट के हिसाब से ऑर्गन का एलोकेशंस करेगा। हमारे गुजरात में ऐसा है कि जो गवर्नमेंट अस्पताल से जो भी ऑर्गन्स डोनेट किया जाता है वो गवर्नमेंट अस्पताल को ही उसको दिया जाता है, उसको अलॉट किया जाता है। जो ऑर्गन्स प्राइवेट अस्पताल से डोनेट किए जाते हैं तो उसका 1, 3 और 5, पहला ऑर्गन, पहला डोनर, तीसरा और 5वां वो प्राइवेट में जाता है, दूसरा और चौथा गवर्नमेंट में जाता है। जो अहमदाबाद मेडिसिटी के अलावा जो भी आपकी जो अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, वहाँ से ऑर्गन डोनेट किया जाता है तो उसमें से 1, 3, 5 गवर्नमेंट में जाता है, 2, 4 प्राइवेट में जाता है। और जो अस्पताल जहाँ पे ट्रांसप्लांट करती है और वहाँ से ही ऑर्गन का रिट्राइवल होता है तो वो ऑर्गन उसको ही सोटो अलॉट करती है, पूरे ऑर्गन उनको ही अलॉट करती है। एलोकेशन में किसी भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रख के किसी का भी ऑर्गन का एलोकेशन नहीं होता है। क्या ये सिस्टम के अंदर कोई लूपहोल है? मेरे ख्याल से कोई लूपहोल नहीं है। और क्या? क्योंकि ये ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया है। किडनी के अंदर जो बात करें तो किडनी के अंदर ये पॉइंट्स दिया जाता है कि व्यक्ति कितने टाइम से डायलिसिस के ऊपर है, उनके परिवार में से कोई किडनी दे सकता है कि नहीं दे सकता है, उनके ऊपर डिपेंडेंट लोग कितने हैं, उनकी उम्र कितनी है, एक बार उनका ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर परिवार में से कोई दे सकता है कि नहीं दे सकता है, मेल है या फीमेल है, बच्चा है या बच्ची है, ये अलग अलग उसके पॉइंट्स होते हैं, उनके हिसाब से एलोट किया जाता है। और जो लीवर का एलोकेशन है उसमें मेल स्कोर आता है, MELD, वो मेल स्कोर से आधार से उनका एलोकेशन होता है। लेकिन वो जो टन बाय टन जो वो एलोकेशन सोटो ही करती है, तो सोटो की और क्या प्रक्रिया वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जनरल मैं आपको बताता हूँ कि इसी हिसाब से एलोकेशन। सर हमारे व्यूअर्स के लिए मैं अगर आप बता सको, जैसे कि ये बात कर रहे हैं हम लोग ऑर्गन डोनेशन की, किसी को रिक्वायरमेंट है कुछ ऑर्गन की और उसको रजिस्टर करना है अपने आप को, तो कोई वेबसाइट, कोई लिंक ऐसा कुछ हो जो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल सके, ताकि वहाँ पर जाके एटलीस्ट प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन वो लोग कुछ कर सके और आगे की एग्जामिनेशन कुछ हो सके। या फिर अगर ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ लिंक नहीं है, तो उनको संपर्क कहाँ पर करना है रजिस्टर करने के लिए? किसी के भी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है, हाँ, और उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो देश में कोई भी अस्पताल में ट्रांसप्लांट कराना चाहता है वो उनको तय करना है कि मुझे कहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी है, लीवर है, हृदय है, फेफड़ा है, कहाँ पे भी वो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं उनको तय करना है। वो तय करेगा, उसके बाद में जो अस्पताल है वहाँ पे उसको जाना पड़ेगा। जो अस्पताल में वो तय करा ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं वो वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा। किडनी की बात करें तो किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए उसका अलग अलग टेस्ट होता है, सीधा नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है।
पहले उसको नेफ्रोलॉजिस्ट देखेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट देख के उनके जो अलग 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 रिपोर्ट्स करवाएंगे कि ट्रांसप्लांट के लिए जो भी ज़रूरत होगा उसका कैसा है क्या है। फिर उसको यूरोलॉजिस्ट देखेंगे, उसका वापस सब टेस्ट होगा। फिर एनेस्थेटिस्ट देखेंगे, फिर उनकी हृदय की तपास होगी, ये सब होगा, उनका फिटनेस होगा। उसको फिटनेस मिलने के बाद में उसका नाम रजिस्टर्ड होगा और रजिस्टर्ड होने के बाद 3 महीने के बाद में भी उनको कंटिन्यूस फिटनेस देनी पड़ती है। और ये सभी रिपोर्ट जो अस्पताल में उसका नाम रजिस्टर्ड हुआ है वो अस्पताल हर 3 महीने को वो जो रिपोर्ट्स है वो अपडेट सोटो की वेबसाइट पे करता है। तो ये कंटिन्यूस है। सो इट इज ऑल ओपन सोर्स। और ओपन सोर्स। सर बात करते हैं अभी सूरत की ना, सूरत में शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, बड़े की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर एक की जुबा के ऊपर डोनेट लाइस है। सूरत के अंदर बहुत सारे लोगों ने रास्ते पे भी देखा है कि ये ग्रीन कॉरिडोर है, तो थोड़ा बताएंगे ये ग्रीन कॉरिडोर क्या है और ये क्यों बनाया जाता है, उसकी क्या परिभाषा है, कुछ बताइए उसके बारे में। क्योर भाई, बहुत ही अच्छा, लोगों की जानकारी के लिए क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है क्योंकि बार बार लोग सूरत में ग्रीन कॉरिडोर देखते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीन कॉरिडोर क्यों ज़रूरी है और ग्रीन कॉरिडोर क्या है। जी। हृदय का ट्रांसप्लांट है रेस अगेंस्ट टाइम। रेस अगेंस्ट टाइम। हृदय का ट्रांसप्लांट है रेस अगेंस्ट टाइम और वो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट करने का समय है सिर्फ 4 घंटा। 4 घंटा? सिर्फ 4 घंटे में हृदय को ट्रांसप्लांट करना। डोनर में से रेसिपिएंट। हाँ, और वो समय कहाँ से शुरू होता है? हाँ। जो ब्रेन डेड व्यक्ति है उनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हो, उसका चेस्ट ओपन करके उनका हृदय का ब्लड सप्लाई बंद करते हो, वहां से वो समय शुरू होता है। ओके। फिर हार्ट को प्रोक्योर करके अस्पताल से ग्रीन कॉरिडोर, डोनर अस्पताल से ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट या तो कॉमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से देश में कोई भी कोने में पहुंचाना। ओके। वहां से वो एयरपोर्ट से वापस रिसिपिएंट अस्पताल तक पहुंच के जो रिसिपिएंट है उनको हार्ट ट्रांसप्लांट करके हार्ट का ब्लड सप्लाई शुरू करना, ये समय 4 घंटे का होता है। तो एक एक मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, उसीलिए ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर यानी जब ये हार्ट को लेके टीम निकलती है, ये पूरा कॉन्वे बनता है। उसमें वार्निंग कार होती है, पुलिस की एस्कॉर्ट कार होती है और पूरी एक गाड़ी बनती है और इसके अंदर डॉक्टर्स की कार भी होती है। जब भी अस्पताल से, डोनर अस्पताल से वो निकलती है तो रास्ते में जितने भी सिग्नल्स होते हैं उसको ग्रीन किया जाता है। कहीं पे भी गाड़ी रुकती नहीं है, सब जगह पे पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जिसे चौराहा हो, जंक्शन हो, सब ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। अच्छा। और कम से कम समय में उसको एयरपोर्ट पहुंचा के एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट या उसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूरत सिटी पुलिस ने अभी तक 125 ग्रीन कॉरिडोर बनाए हैं। देश में शायद सबसे ज़्यादा ग्रीन कॉरिडोर सूरत सिटी पुलिस ने बनाए हैं, जो हार्ट, लंग्स और उसके ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसफ़र करने के लिए। दूसरा कि पूरी जो SOP ब्लैक एंड वाइट में जो बनी है वो सूरत सिटी पुलिस ने बनाई है 2016 में। और वो पूरा इंडिया आज फॉलो कर रहा है। पूरा इंडिया में यही सब फॉलो हो रहा है, कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट जो SOP बनी है ना, मेरे ख्याल से देश में कोई भी जगह पे ब्लैक एंड व्हाइट SOP नहीं बनी है कि जब भी ऐसा ग्रीन कॉरिडोर हो तो कैसे होगा, क्या होगा। हमारी डोनेट लाइफ ने जब गुजरात का पहला ग्रीन कॉरिडोर 2015 में हमने सूरत से बनाया था। गुजरात का वो पहला ग्रीन कॉरिडोर था। और उस समय हमने इधर हमारे यहाँ के पुलिस कमिश्नर अस्थाना साहब के साथ बातचीत की थी और उस समय के जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर थे VM पारगी साहब, उनके साथ में बातचीत की थी
और दूसरे ही महीने में दूसरा ग्रीन कॉरिडोर बना। तो सर ने बोला कि नीलेश भाई ऐसा करते हैं, आज हम लोग इधर है, कल नहीं होंगे, कल दूसरे कोई ऑफिसर आएंगे, आप लोगों को सुविधा रहेगी कि उसकी एक एसओपी ही बना देते हैं। बिल्कुल। तो हमने डोनेट लाइफ ने एक एप्लीकेशन दी और वही पूरी एसओपी तैयार हो गई। आज वही एसओपी केवल एक फ़ोन कॉल से ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर बन जाता है। हम सूरत पुलिस को जितना भी धन्यवाद करें इतना कम है, क्योंकि ये जो काम है, अभी गणेश विसर्जन के दिन, अभी जो हमारे जो 17 तारीख को गणेश विसर्जन था, उस दिन इतना सब पुलिस का बंदोबस्त गणेश विसर्जन में लगा हुआ था, पूरा ट्रैफिक जाम था, फिर भी सूरत शहर पुलिस ने उस समय 5 ग्रीन कॉरिडोर एक ही दिन में बनाए और 11 ऑर्गन सूरत से देश के अलग अलग शहरों में और राज्यों में भेजे। सर कोई शक्ति है जो आपको ये शक्ति प्रोवाइड कर रही है? मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग ये कार्य कर ही नहीं रहे हैं, ये तो भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है और उनकी प्रेरणा है, क्योंकि ऐसे काम करना ये संभव नहीं होता है। और केवल भाई कहीं कहीं तो ऐसी बार होता है कि 24 घंटा 48 घंटे तक हम लोग को सोने को 5 मिनट भी नहीं मिल रहा है, फिर भी उस समय जो शक्ति आती है, हमारे में नहीं, हमारा स्टाफ, पूरा स्टाफ के अंदर भी, और हमारी टीम जो काम कर रही है उसके अंदर भी, वो शक्ति भगवान द्वारकाधीश ही देता है। और हम तो जरूर मानते हैं ये कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये भगवान द्वारकाधीश हमारे पास करवा रहा है और हम कर रहे हैं। और उसी लिए हर साल हम लोग द्वारका जाके भगवान द्वारकाधीश के चरण में ये अर्पण कर देते हैं कि आपने जो भी कार्य पूरे साल में करवाया है वो आपको अर्पण है, ये हमारा कुछ नहीं है, हम तो आपका किया हुआ कार्य, आपने जो सेवा हमें दी है वो सेवा हम करते जा रहे हैं। और हमारा मिशन भी यही, एक ही मिशन लेके चल रहे हैं कि देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु समयसर अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए, ये मिशन लेके चल रहे हैं। और हमने मिशन बनाया है कि हमारा देश जब ये शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु समयसर अंग न मिलने की वजह से नहीं होगी। उसी लिए हम अभी यूथ को तैयार कर रहे हैं, जो 18 से 30 ईयर के बीच का जो यूथ है उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। और आज हमें खुशी है कि आज पूरे देश से अलग अलग यूनिवर्सिटी से लोग हमारे यहाँ इंटर्नशिप के करने के लिए भी आ रहे हैं। कोई बीटेक कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई एमएसडब्ल्यू भी कर रहा है, हर एक जगह से लोग हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए भी आ रहे हैं। जब काउंसलिंग करते हो फैमिली का, पेशेंट बेड पे ब्रेन डेड घोषित किया गया है, ऐसी कोई चैलेंजेस तो आपको आई हो कि जब लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो क्या था पब्लिक का रिएक्शन, फैमिली का रिएक्शन स्पेशली? भाई बहुत मुश्किल बात होती है काउंसलिंग। सबसे बड़ी कठिन जो बात है ऑर्गन डोनेशंस के अंदर वो काउंसलिंग है, क्योंकि ऐसे समय पे काउंसलिंग होता है जब भी डॉक्टर ने ब्रेन डेड घोषित किया है, परिवार में रुदन है, आक्रंद है, और ऐसे लोगों के साथ काउंसलिंग करना होता है कि जिनको जीवन में आप कभी भी मिले नहीं हो। बिल्कुल। और ऐसे समय पे उनको बताना कि आपका स्वजन ब्रेन डेड है और आप उनके ऑर्गन्स का डोनेशंस करो, बहुत ही कठिन होता है। मैं शुरुआत के साल की बात करूँ, 2005 में हमने कार्य शुरू किया, 2006 में पहला कैडेवर डोनेशंस मिला, और वहाँ से मैं 2013 तक की आपको बात करूँ तो बहुत कठिन काम था, क्योंकि जब भी हम ऑर्गन डोनेशंस के लिए काउंसलिंग करने के लिए जाते थे तो लोग हमें गालियाँ देते थे, मारने के लिए दौड़ते थे, जल्लाद जैसे शब्द भी सुनाते थे, लेकिन हम लोग डगे नहीं, हम लोग वहाँ पे खड़े रहे, क्योंकि हमारा मकसद एक ही था कि देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समयसर अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन कैसे दिया जाए। और आज जो पहले लोग जल्लाद करके बुलाते थे, आज आशीर्वाद भी देते हैं। मैं आपको अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले की ही बात करूं, हमारे सूरत शहर में एक दिन का बच्चा ब्रेन डेड हुआ,
केवल एक दिन का एक जन का एक दिन का बच्चा सूरत में आपने सूरत में। डॉक्टर जो है न्यूरो फिजिशियन है डॉक्टर मयूर भाई, उनका फ़ोन आया मेरे पास में कि नीलेश भाई उनके परिवारजन उसका अंग दान करवाना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि आपने एपनिया टेस्ट किया है उसका, क्योंकि एपनिया टेस्ट के बगैर ऑर्गन डोनेशंस की बात हम परिवारजनों के साथ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम एपनिया टेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन एपनिया टेस्ट हो नहीं पा रहा है। मैंने उनको बोला वापस आप मेहनत कीजिए, एपनिया टेस्ट हो तो मुझे बताइए। उन्होंने बार बार कोशिश की लेकिन एपनिया टेस्ट नहीं हो पाया। रात को 8:30 बजे वापस मुझे कॉल आया कि नीलेश भाई एपनिया टेस्ट तो नहीं हो रहा लेकिन परिवार ऑर्गन डोनेशंस करना चाहता है, क्या कर सकेंगे? तो मैंने सोटो के कन्वीनर को कॉल किया। वो कुछ मीटिंग में होंगे या कहीं बिजी होंगे रात को कोई कार्यक्रम में, तो उन्होंने फ़ोन उनका लिया नहीं गया। अभी परिवार की इच्छा थी, मैं भी सूरत में नहीं था, तो मैंने डॉक्टर को बोला एक काम करो, समय पूरा रात भर निकल जाएगी तो हम एक काम करते हैं, एक एंसिलरी टेस्ट कर देते हैं, एक MRI एंजियो आप करवा दो, तो जिससे हम लोग फिर डॉक्टर के साथ बात करेंगे जब भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था। उन्होंने MRI एंजियो करवाया। MRI एंजियो करवाया तो उसमें कहीं पे भी ब्रेन में ब्लड का फ्लो नहीं जा रहा था। वो रिपोर्ट हमें भेजा, हमने सोटो के कन्वीनर को वो रिपोर्ट भेज दिया। फिर हमारी सोटो के कन्वीनर के साथ उनका फ़ोन आया, बातचीत हुई, तो हमने बोला ऐसा ऐसा है, आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, हमने MRI एंजियो करवाया हुआ है और रिपोर्ट भी आपको भेजी है, और मैं आपकी डॉक्टर के साथ जो न्यूरोफिजियन है उनके साथ में आपकी बात करवा देता हूँ। मैंने बात करवा दी। उन्होंने बोला कि सर इतना इतना टेस्ट हमने किया, नहीं हो रहा है, अनफॉर्चुनेट। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है ये इसमें हो पाएगा लेकिन हमें और 24 घंटा रहना पड़े, 24 घंटे के बाद ही हो पाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा एक्सपायर कर गया। लेकिन जो ये बदलाव आया है ना, बहुत बड़ा बदलाव है। आज परिवार को लगता है कि नहीं, अंगदान करना चाहिए। आज हमें खुशी है कि हमने जो 20 साल पहले जो यज्ञ शुरू किया था, मैं यज्ञ इसीलिए बोलता हूँ, ये यज्ञ ही है कि जो यज्ञ हमने शुरू किया था लोगों को नया जीवन देने के लिए, लोगों को समझाने का, कंटिन्यूस काम करने के लिए, वो आज बहुत बड़ा मिशन बन के जो बीज बोया था आज वटवृक्ष बन चुका है, और आज कितने लोगों को नया जीवन जीने की नई उम्मीद भी दे रहा है। क्योंकि लगातार हमारे मैं आपको यूट्यूब की बात करूं तो हमारे यूट्यूब पे करीबन 6.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ है। देश के अलग अलग प्रांतों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोग का कॉल आता है कि सर हमें ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। हम किसी को ऑर्गन को दे नहीं सकते लेकिन अवेयरनेस इतनी ला रहे हैं कि किसी को भी ऑर्गन्स न मिले ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। बहुत काम करना है, बहुत से लोग भी जुड़ रहे हैं, बहुत सी संस्थाओं भी काम करने के लिए आगे आ रही है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी लगातार मन की बात के अंदर अंगदान के बारे में बात कर रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने ऑर्गन डोनेशंस के लिए बात की हुई है। नरेंद्र भाई जब भी गुजरात में के मुख्यमंत्री थे उस समय भी लगातार उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा हमें मिलती रहती थी। मैं 2013 की बात करता हूँ, अक्टूबर 2013 की। अगस्त 2013 में सूरत से हमने एक ऑर्गन का डोनेशंस करवाया था। मंजुला बेन टोला नाम की एक वो महिला थी, और उनका जो किडनी थी वो 2 व्यक्ति में ट्रांसप्लांट हुए थे। एक ताहिरा करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही 29 साल की लड़की थी, और दूसरा किडनी संदीप कुमार IRS इनकम टैक्स कमिश्नर थे, वो अभी हमारे ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट है, उनमें ट्रांसप्लांट हुई थी। वो ताहिरा ने मुझे बताया कि नीलेश भाई आज मुझे नया जीवन मिला है गुजरात की वजह से। हमारे उत्तर प्रदेश में ऑर्गन डोनेशन का कहीं भी काम ही नहीं हो रहा है, और गुजरात की वजह से मुझे नया जीवन मिला है। मैं आपके मुख्यमंत्री को मिलना चाहती हूँ।
मैं नरेंद्र भाई के पास ले गया था। मुझे आज की तारीख भी याद है, 3 अक्टूबर 2013 का वो दिन था। मैं लेके गया। नरेंद्र भाई ने जो हमको सीख दी है वो आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। केवल ऑर्गन डोनेशंस करवाना ज़रूरत नहीं है, ऑर्गन डोनेशंस के बाद में उसका फॉलोअप, क्योंकि ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद में वो लोग लगातार दवाई लेते हैं, फॉलोअप करवाते, वो भी ज़रूरी है। वो हमने सीख दी कि आप तो ऑर्गन डोनेशंस करवाए, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि वो लोग ऑर्गन को अच्छी क्वालिटी में रखने के लिए नियमित दवाई ले, नियमित फॉलोअप करो, वो भी ज़रूरी है। और उन्होंने ये जो हमने मीटिंग करवाई थी, उन्होंने उनके फेसबुक पेज पे भी वो चीज़ रखी है। क्या तो हम आज भी आज भले हम कई सालों से उनके साथ, नरेंद्र भाई के साथ मुलाकात नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है आज की तारीख में भी हम लोग याद रख के हमेशा उनको याद करते हैं। और जब भी उन्होंने जो मन की बात में जो बात कही थी, वो बात के जो वीडियोस है वो भी हम, जब भी काउंसलिंग होती है तभी वो वीडियो भी हम लोग दिखाते हैं कि देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ऑर्गन डोनेशन में क्या कर रहे हैं। सर ऐसा कभी हुआ हो कोई सेलिब्रिटी या बड़ा बिजनेसमैन को ऑर्गन की ज़रूरत पड़ी और डोनेट लाइफ ने हेल्प किया हो, ऐसा कोई वाकया? बहुत से लोगों को ऑर्गन डोनेशंस की ज़रूरत के लिए कॉल आए हैं। मैं आपको बात बताऊं, मेरे ख्याल से प्रमोद महाजन जी का जब ये लीवर खराब हुआ था जी, उस समय भी हमें कॉल आए थे। प्रमोद महाजन महाराष्ट्र के, हाँ, जो ये थे ना प्रमोद महाजन, या मुझे प्रमोद महाजन का ही नाम ख्याल है, उनका या दूसरे किसी का, कोई पॉलिटिकल लीडर ही थे। ओके, तो उस समय आया था। फिर दूसरे एक महाराष्ट्र के मंत्री थे, मुझे नाम ध्यान में नहीं है, उनके भी पिताजी का लीवर खराब हो गया था। ओके, उस समय भी उनका खुद का फोन आया था हमारे ऊपर कि ऐसा है। तो बोला हम लोग तो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गन एलोकेशंस का जो काम है वो सोटो रोटो नोटो के माध्यम से होता नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपने जो बात की, तो हमारे सूरत के ही गोविंद काका को जो लीवर मिला, उनका जो लीवर खराब हो गया था, तो हमारी संस्था के माध्यम से उनका एलोकेशंस तो सोटो ने ही किया, लेकिन जो सोटो ने किया, जो ऑर्गन का डोनेशंस हुआ था, वो हमारी संस्था डोनेट लाइफ के द्वारा ही हुआ था। वो लीवर गोविंद काका को मिला था। डायमंड किंग ऑफ इंडिया, अभी आपकी ज़रूरत पड़ी? नहीं, हमारी ज़रूरत नहीं। ऑर्गन डोनेशंस के जो माध्यम से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ऐसा कोर्स है। ये देखो, ऑर्गन कोई भी व्यक्ति हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, कहीं भी कितने भी पैसे वाला आदमी हो, हाँ, ऑर्गन का जब भी ज़रूरत होती है तभी ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है और परिवार में से कोई नहीं दे सकते हैं, तो ये जो कैडेवरी डोनेशंस के ऊपर ही उसको निर्भर रहना पड़ता है। ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है कि नई बाजार में बेचे जाते हैं। तो ये जो कैडेवरी ऑर्गन डोनेशंस का जो ये मूवमेंट है, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि किसी को भी नया जीवन दे सकता है, वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, कोई भी आदमी हो। नीरज भाई, इंडियन कल्चर में या हमारे भारतीय जो संस्कृति है, इसके अंदर एक मान्यता है कि आप जो अंग लेके आए हो, वो अंग लेके अगर नहीं जा रहे हो तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा भी सुना है कि अगर आप आपका चक्षुदान कर रहे हो तो आपको अगले जन्म के अंदर आँख नहीं मिलेगी। कितना सच है? और इसमें क्या, अगर ये ऑब्स्टिकल है तो आपने किस तरीके से उसको ओवरकम किया? क्यों भाई, जब भी हम लोग ऑर्गन डोनेशंस के लिए काउंसलिंग करते थे, तभी ये क्वेश्चंस पहले हमारे पास बार बार आता था कि सर, हम आँखों का दान करेंगे तो हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। तभी मैं उन लोगों को पूछता था और कहता था कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है, और जो हम उनके अंतिम संस्कार करते वो तो एक शरीर का सिर्फ कोका ही होता है। दूसरा, लोग पूछते कि
कहते थे कि हम जो शरीर लेके आएंगे वही शरीर लेके जाएंगे, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। उसीलिए वो लोग ऑर्गन डोनेशंस के लिए राजी नहीं होते थे। तभी मैं उन लोगों को पूछता था कि आज हमारे देश में कितनी ऐसी माताएं हैं, बहनों हैं जिनको गर्भाशय की तकलीफ होती है और उनका गर्भाशय निकाल दिया जाता है। क्या ऐसी माता या बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारी कितनी माता या बहनों को ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ होती है और उनका एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, तो क्या उनको मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे भाइयों में गोल ब्लेडर की तकलीफ होती है और उनका गोल ब्लेडर निकाल दिया जाता है, तो ऐसे भाइयों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज़्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं, यानी कि अपने परिवार में से ही कोई एक व्यक्ति उनका किडनी का दान करता है, तो उनमें से 2 किडनी में से 1 किडनी उनकी कमी हो जाती है। तो क्या ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? तो लोग समझने लगे कि हाँ, ये बात तो सही है, ये तो सिर्फ भ्रांति आई है जो आगे से चली आ रही है और हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो लोग समझते हैं कि अंगदान को कहीं कोई भी धर्म में भी ऐसा नहीं कहा गया है कि जो शरीर लेके आएंगे वही शरीर लेके जाएंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। दूसरा, हम लोगों को पूछते थे कि पृथ्वी पर सबसे पहला ट्रांसप्लांट किसका हुआ? पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। और महर्षि दधीची ऋषि ने जब भी दानवों के साथ युद्ध करने की बात आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में भी है। और एक चीज और हम उनको बता देते, जब हमारी डोनेट लाइफ का शुभारंभ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी के वरद हस्ते हुआ था, उस समय दीदी माँ ने जो आशीर्वाद देते समय, हमारी संस्था डोनेट लाइफ को आशीर्वाद देते समय जो बात कही थी वो हम उनको बताते हैं। परम पूज्य दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे कि आप विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियां रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी। हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हार्ड, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी। नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम। भले हम ये दुनिया में नहीं हैं लेकिन हमारे अंगों के माध्यम से हम जीवित ही है। हम लोगों को बताते हैं कि आपके स्वजन के अंगों की स्वर्ग में जरूरत नहीं है लेकिन पृथ्वी के ऊपर जरूरत है जो किसी को नया जीवन दे सकते हैं। नीलेश भाई, जैसे आपने बताया कि हमारे गणपति दादा जो है उस जमाने में भी भगवान के समय में भी अंगदान होते आया है। जैसे गणपति जी थे तो गणपति जी का भी हेड ट्रांसप्लांट हुआ था, राइट? तो क्या ये जमाने में कुछ मेडिकल साइंस है कि फेस ट्रांसप्लांट या हेड ट्रांसप्लांट, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, हेड ट्रांसप्लांट भी हो सकता है? ये पॉसिबिलिटीज है? हो सकता है, हो सकता है। हम लोगों ने क्योर भाई पिछले 1 साल से फेस डोनेशंस के करके फेस ट्रांसप्लांट के लिए भी हम लोग प्लानिंग में है। आज भले ये विषय नया लगता है, हाँ। लेकिन आने वाले 10 सालों में आप सोचोगे कि भाई हमारे देश में फेस ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। मैं आपको 2017 की बात करता हूँ। हम लोग धीरे धीरे ऑर्गन सीकिंग, ऑर्गन डोनेशंस के लिए आगे बढ़ते गए। हमने हमेशा आने वाले सालों में क्या हो सकता है उसके बारे में ही सोचा है। तो 2017 में हम लोग सोच रहे थे कि हमने ये अलग अलग ट्रांसप्लांट कराए
अभी हमें हैंड्स ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन हैंड्स ट्रांसप्लांट कैसे हो सकता है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स तो दिखते नहीं है, एक्सटर्नल जो हैंड्स है वो दिखेंगे, वो कटेंगे, इधर से कटेंगे, कैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, परिवार को कैसे तैयार करना है, वो सब हम लोग सोचते रहते थे और उसके अंदर हमको सफलता मिली। हम जो ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स की टीम है, जो लोग हैंड्स ट्रांसप्लांट करते हैं, उनके साथ भी निरंतर बातचीत करते रहते थे हैंड्स ट्रांसप्लांट के लिए। 2021 में सफलता मिली। और मैं ये भी बताऊंगा कि हैंड्स ट्रांसप्लांट क्यों ज़रूरी है। हैंड्स ट्रांसप्लांट इसीलिए ज़रूरी है, आज हमारे देश में इतने हैंड ट्रांसप्लांट होते नहीं है। अभी हमारे देश में 9 सेंटर है कि जहाँ हैंड्स ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और करीबन 69 हैंड ट्रांसप्लांट हुए हैं। आज कोई भी व्यक्ति है, उसके अकस्मात में दोनों हाथ कट गए हैं, उसका जीवन क्या होगा आप कल्पना करो। जो व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए हैं, उसके जीवन की आप कल्पना करो कि वो व्यक्ति स्वावलंबी जीवन के बजाय उनको परावलंबी जीवन जीना पड़ता है। अपने शरीर पे खुजली आती है, वो आदमी खुजा भी नहीं सकता है। खुद से पानी पीना है तो ग्लास भी नहीं उठा सकता है। छोटी उम्र का है, अपने बेटा या बेटी है, उसको गोदी में लेके वाल भी नहीं कर सकता है। उनकी पीड़ा को कौन समझेगा, उसको नया जीवन कौन देगा। ये सभी को नया जीवन तभी मिलेगा जैसे हैंड्स ट्रांसप्लांट पॉसिबल। ये तो मैंने आम लोगों की बात की, लेकिन हमारे देश में कितने ऐसे सैनिक हैं कि जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते बॉम्ब ब्लास्ट में दोनों हाथ उनके कट जाते हैं। उनको भी तभी नया जीवन मिलेगा कि जब ये हैंड्स ट्रांसप्लांट और आगे, हैंड्स डोनेशन और आगे बढ़ेगा। और मुझे खुशी है कि धीरे 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 देश में लोग हैंड्स ट्रांसप्लांट के लिए भी आगे आ रहे हैं। मैंने आगे भी बताया कि हमारे देश में 9 साल की रिया बॉबी मिस्ट्री ने देश में सबसे कम उम्र की बच्ची का वर्ल्ड में हैंड ट्रांसप्लांट की वो पहली घटना हमारी संस्था डोनेट लाइफ के माध्यम से हुई। उसी तरह ये फेस ट्रांसप्लांट आज नई बात लग रही है, लेकिन आने वाले सालों में फेस ट्रांसप्लांट भी होगा। सर, वर्ल्ड की बात करें तो ऐसा कोई वाकया हुआ है जब हमारे भारत से कुछ ऑर्गन डोनेशन फॉरेन कंट्रीज में हुआ हो, ऐसा कुछ? फिर भाई, हमारे सूरत का ही हृदय आज यूक्रेन में धड़क रहा है और हमारा सूरत के ही फेफड़े आज यूक्रेन और रशिया की हवा में सांसें भर रहा है। एट द सेम टाइम? हाँ, सेम व्यक्ति के? हाँ, सेम व्यक्ति के नहीं, अलग अलग व्यक्ति के। ओके। मैं आपको 2017 की बात करूं, 2017 में हमने सूरत से एक रवि देवानी नाम का लड़का था जी, उसका हृदय का डोनेशन करवाया था और वो हृदय का ट्रांसप्लांट मुंबई की फोर्टिस अस्पताल में नतालिया उमेलचुक नाम की एक 26 साल की लड़की में फोर्टिस अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर अनवय मंगेश सर। अभी वो लड़की यूक्रेन की है और अभी वो वापस यूक्रेन चली गई। और यूक्रेन में अभी जो रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, तो उसके अंदर जो रवि देवानी के ब्रदर ने एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से उसके साथ कांटेक्ट में आए और 2019 में वो पूरा परिवार यूक्रेन जाके उनको मिल के आया। क्या बात है। और उस समय का जो आप जो पूरा माहौल देखोगे वो बहुत अलग माहौल था। नतालिया को हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती है। ठाकर सिंह भाई जो रवि के पिताजी है, वो गुजराती हिंदी थोड़ा बहुत, उनकी जो रवि की मदर है उसको हिंदी भी नहीं आती है। तो ये जो ऑर्गन डोनेशंस है उसको न्याय जात धर्म कोई भी भेदभाव होता नहीं है और कोई सीमा भी नड़ती नहीं है। आज की तारीख में भी वो लोग मैसेंजर से बातचीत करते हैं। और यूक्रेन में जब भी युद्ध हुआ तभी ठाकर सिंह भाई ने वो नतालिया को बताया कि तू इंडिया आ जा, मेरे बेटे का हृदय तू जी रही है, मुझे तेरी चिंता हो रही है। ऐसा वाक्य है। उसी तरह हमारे सूरत के जो जर्नलिस्ट है संजीव ओझा जी,
उनके 2.5 साल के बच्चे का 2020 में कोरोना का समय था और उस समय उनके बेटे का मल्टीपल ऑर्गन्स के डोनेशंस हुए थे, किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े का दान हुआ था। और उस समय वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन डोनेशंस की वो पहली घटना थी। और संजीव के बेटे का हृदय और फेफड़े का जो ट्रांसप्लांट है वो यूक्रेन और रशिया के 2 बच्चों में, 4 साल के बच्चों में हुआ है। 4 साल के। आज हमारे सूरत के कई ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, ये हृदय है, फेफड़े है, इंटेस्टाइन है, और बहुत से फॉरेन नेशनल्स में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। सूरत में वो दीर्घ वोटू है सूरत तो आगे समर वो घूमते थे भी सूरत तो होती है गुजरात में कर्णानी भूमि છે સુરતની આજે વ્યાખ્યા બદલાય। સુરત આજે ઓર્ગન ડોનર સિટી થઈ ગયો। चलो सर, जैसे कि सूरत को जाना जाता था एक डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी के नाम से, आपने उसका वाकया ही चेंज कर दिया। उसमें एक परिभाषा और ऐड कर ली कि ऑर्गन डोनर सिटी। क्या मैं कह सकता हूँ इसका श्रेय सिर्फ आपको ही जाता है? केवल भाई, हम तो एक निमित्त है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हम तो पोस्टमैन हैं जी। ये जो पूरा श्रेय मैं आपको देना चाहूँगा, जो ऑर्गन डोनर सिटी सूरत को आज बोला जाता है, उसका जो पूरा श्रेय है हमारे जितने भी 2006 से जो परिवारों ने अपने ब्रेन डेड स्वजन के अंगदान किए हैं, वो परिवारों को और अंगदाताओं को, हमारे सूरत शहर के सभी डॉक्टर, सूरत और साउथ गुजरात के सभी डॉक्टरों को जो रात दिन देखे बगैर ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए हमें सहयोग कर रहे हैं, ये उनका सम्मान है। हमारे अस्पताल जो हमें सहयोग दे रहे हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, आज जो ये ग्रीन कॉरिडोर जो है 125 ग्रीन कॉरिडोर बने हैं, तो ग्रीन कॉरिडोर के अंदर सहयोग कर रहे हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट का भी उसमें सहयोग रहा है। हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो रात दिन देखे बगैर जो ये पोस्टमार्टम करने के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, उनका भी उसमें योगदान है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, आज सूरत में नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ आज हो रहे हैं, लेकिन मैं 2015-16 की बात करूं तो उस समय सूरत का एयरपोर्ट रात को 8 बजे बंद हो जाता था, लेकिन सूरत एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस समय भी पूरे रात भर एयरपोर्ट ओपन करके हमें जो सहयोग दिया है, और अभी तक भी जो सहयोग मिलता रहा है। सूरत एयरपोर्ट ओपन करना इतना बात नहीं है, उसके साथ में पूरा फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये सबको साथ में रखना पड़ता है, तो ये उनका भी उसमें सहयोग मिला है। हमारे प्रेस और मीडिया, मैं हमेशा कहता हूँ कि आज जो सूरत की जो ये ऑर्गन डोनेशंस की एक्टिविटी जो इतने बड़े पैमाने पे आगे बढ़ी है, उसमें सबका सहयोग है, लेकिन मैं प्रेस और मीडिया का उसमें सबसे बड़ा योगदान काम, क्योंकि ऑर्गन डोनेशंस की एक्टिविटी को जन जन तक फैलाने के लिए आज मुझे कोई भी एक एक्टिविटी बताओ जो प्रेस मीडिया ने पिछले 20 सालों से लगातार उसके लिए लिखते रहे हैं, लोगों को दिखाते रहे, ऐसी एक भी एक्टिविटी मुझे दिखाओ। लेकिन ये जो ऑर्गन डोनेशन की मूवमेंट है, उन्होंने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी ने कंटिन्यूस लोगों को जन जन तक पहुंचाने में जो सहयोग किया है, ये उसका है। और हमारे वॉलंटियर्स जो रात दिन देखे बगैर हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे, ये उनके लिए आज जो ऑर्गन डोनर सिटी जो बना हुआ है, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, प्रशासन, सभी लोगों का, ये सब, और सूरत शहर के जागरूक नागरिक, आज जब भी ग्रीन कॉरिडोर बनता है तो साइड हो जाते हैं, सब होता है, पुलिस डिपार्टमेंट सबका सहयोग है। आज खुशी है कि हम लोग एक निमित्त बने हैं सूरत को एक नई पहचान देने के लिए, क्योंकि जब भी कोई सिटी की पहचान बदलती है तो बहुत बड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। आज टेक्सटाइल सिटी, डायमंड सिटी, ब्रेड सिटी, क्लीनेस्ट सिटी, सभी तरह से सूरत जाना जाता है। उसमें और एक ऐड होता है ऑर्गन डोनर सिटी,
तो बहुत खुशी मिलती है जो कार्य हम लोगों कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये जब होता है तभी सूरत का पूरा चेंज होता है, तभी बहुत खुशी भी पड़ती है। सर कोई मैसेज आप देना चाहे तो? बहुत सबसे बड़ी ज़रूरी है आज ऑर्गन डोनेशंस की अवेयरनेस की। मैं आपके माध्यम से लोगों को पूछना भी चाहूँगा कि हमारे परिवार में कोई स्वजन की मृत्यु होती है तो उनके शरीर के ऊपर ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वो कीमती है, क्योंकि उसकी यहाँ पर ज़रूरत है। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को वो काम में लगेंगे। ये ऑर्गन्स इससे भी ज़्यादा कीमती है। ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं हैं, इसीलिए उसे जलाए या दफनाए के बजाय हम इनके ऑर्गन्स के डोनेशंस करवाएंगे तो हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समय सर अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन मिलेगा। हाँ। ये जो नया जीवन मिलता है वह केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। बिल्कुल। मेरे आप सभी से नम्र गुजारिश है कि अंगदान जीवन दान का संदेश आप भी समाज में फैला के जो हमारे देश में लाखों लोगों की मौत अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। दोस्तों, सांसें निकलते ही यह शरीर नश्वर बन जाएगा। सांसें निकलते ही यह शरीर नश्वर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। जन्म महान कर, कर्म महान कर, धर्म महान कर, अंगदान कर, अंगदान कर, अंगदान कर। क्या बात है सर। एक लास्ट क्वेश्चन से यह हमारे पॉडकास्ट की पूर्णाहुति करूँगा। अंगदान करने वाले परिवार को जैसे ही अंगदान हो गया उसके बाद आप क्या करते हो और सरकार उनके लिए क्या करती है? देखो, अंगदाता ये हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2006 से अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑर्गन डोनेशंस करवाए हैं वो सब हमारे डोनेट लाइफ के सदस्य हैं। हम लोगों ने जब भी कोई मेडिको लीगल केस होता है और पोस्टमार्टम की आवश्यकता होती है तो हम खुद वहाँ खड़े रह के उनका जल्द से जल्द पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए उसके लिए हम लोग ध्यान रखते हैं। आधी रात को भी हम लोग पोस्टमार्टम करवा के देते हैं। कई लोग ऐसा है कि सूरत गुजरात से बाहर रहते हैं तो उनका पार्थिव देह को उनके वतन पहुंचाने की कोई भी राज्य या कोई भी शहर में पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था हम लोग करवाते हैं। उसमें हमें सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी सहयोग मिलता है। बाय एयर भी पहुंचाना होता है तो वो भी व्यवस्था हम लोग करते हैं, निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। फिर दूसरे दिन उनके यहाँ प्रार्थना सभा होती है तो प्रार्थना सभा में जाके भी उनको सम्मानित करते हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माई स्टैम्प, पोस्ट विभाग की माई स्टैम्प योजना है। जैसे गांधी जी की फोटो वाली स्टैम्प होती है उसी तरह से जो अंगदाता है उनके फोटो वाली स्टैम्प पोस्टल डिपार्टमेंट से बना के उनको एक फ्रेमिंग करके देते हैं। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि जो ऑर्गन डोनर है बहुत सामान्य परिवार से है और छोटी उम्र का है, 30-35 साल की उम्र का है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाएंगे नहीं, उसको मजदूरी पे लगा देंगे, तो उसके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी संस्था डोनेट लाइफ करती है। क्या बात। और आज की तारीख में कई ऐसे बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं और उसको हम उसकी पूरी फीस हर साल स्कूल को ही NEFT से दे देते हैं और उनको ऑर्गन डोनेशंस के लिए उसको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम रखते हैं। इसके अंदर देश के अलग अलग महानुभावों के हाथों उनका सम्मान करवाते हैं। हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने ऑर्गन डोनर परिवार का जो सम्मान रखा था वो उसके अंदर
हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी भी आए हैं। हमारे परम पूज्य डॉक्टर मोहन जी भागवत, सर संचालक राष्ट्रीय सहयोग संघ, वो भी आए हैं। हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल, हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपाणी, हमारे गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली जी, ये सभी ने आके इन ऑर्गन डोनर परिवार को सम्मानित किया है। ये सम्मान, हम ऑर्गन डोनर परिवार को जितना भी सम्मान दे इतना कम है। वो सम्मान देने से दूसरे को ये प्रेरणा भी मिलती है, एक मैसेज भी हम लोग देते हैं। दूसरा, हम लोगों ने, हमारी डोनेट लाइफ संस्था ने, जो ऑर्गन डोनर है उनकी और एक ग्रेटिट्यूड देने के लिए हमारी संस्था में एक डोनर वॉल बनाई है, जिसके अंदर 2006 से जितने भी अंगों, जिन लोगों का ऑर्गन डोनेशंस हुआ है उनका नाम, डेट और ऊपर एक स्टार बनाया है गिफ्ट, और उनको एक श्रद्धांजलि दी हुई है। ये ग्रेटिट्यूड वॉल का इनॉग्रेशन उस समय के हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मंडविया जी के वरद हस्ते किया गया था। तो ये डोनर जो है एक हमारा परिवार है। ऐसा नहीं है कि केवल ऑर्गन डोनेशंस करवाना, लेकिन ऑर्गन डोनेशंस करने के बाद में भी इन परिवारों के साथ एक रिश्ता बना के रखना, उसको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाने का कार्य हमारी संस्था ने किया। नीरज भाई, तो बहुत ही दिल से कहता हूँ कि आप जो काम करते हैं, भगवान आपको और शक्ति दे, और आपको बोलते हैं ना, बल प्रोवाइड करें। बहुत ही पॉजिटिव लोग आपके साथ जुड़े, ऐसी शुभकामनाएं। आप आज हमारी इस पॉडकास्ट में आए, ऑर्गन डोनेशन को लेके बहुत ही छोटी छोटी बातों पे डिस्कशन किया, लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प की, ताकि हम भी आपके ये मुहिम जो है उसके अंदर जुड़ सके, सूरत का नाम, भारत का नाम विश्व में और प्रसिद्धि पाए। इसके लिए जो आप एफर्ट कर रहे हैं वो सभी के लिए सूरत की ओर से, सुरतीस की ओर से, मैं किशोर मोदी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वीरू भाई। आज जो हमारी जो भावनाएं है ऑर्गन डोनेशंस के बारे में जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो आज आपने हमें जो मौका दिया ये पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं मानता हूं कि ऐसे प्रोग्रामों से ही ऑर्गन डोनेशंस की जन जागृति फैलती है, और ऐसे प्रोग्राम से समझो हम थोड़े बहुत लोगों को भी माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा समाज में बदलाव आएगा। और ये इसके लिए मैं तहे दिल से सुरतीस का और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।